धन्यवाद। आज मैं आपको स्पर्श पुस्तक से गद्य खंड का पहला अध्याय बड़े भाई साहब के संबंध में आपको हम बताएंगे। यह एक लेख है जिसको उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट, कहानी सम्राट प्रेमचंद ने लिखा है। तो सबसे पहले कवि परिचय थोड़ा सा जानना जरूरी है। प्रेमचंद क्या हैं, कैसे हैं? देखिए इनका चेहरा एकदम देहाती की तरह, कुर्ता, ये मूछ जो है देहात में जिस तरह से लोग नीचे की तरफ रखते हैं मोटा सा रखे हुए हैं, लेकिन ये गुदड़ी के लाल थे। प्रेमचंद्र ढिबरी जला के चटाई पर पढ़ते थे। देखो ये कितने गरीब घर के थे। ढिबरी जला के चटाई पर जो वो क्या कहते हैं पुआल का जो बीना जाता है चटाई, अभी भी कहीं कहीं दिखाई पड़ता है आपको, उस पर पढ़ते थे। किसी तरह से उन्होंने ग्रेजुएट किया, ग्रेजुएशन किसी तरह किए, लेकिन अनुभव के क्षेत्र में ये इतने बड़े विद्वान थे कि इन्होंने वैसे व्यक्ति को साहित्य के आकाश में सूरज बना दिया जिसको लोग लातों तले रौंदते थे। वैसे लोगों को, दलित लोगों को, जिनको उस जमाने में कोई पूछता नहीं था, वैसे लोगों को अपने कहानी का, उपन्यास का पात्र बना करके साहित्य के आकाश में चमकते हुए सितारे के रूप में प्रस्तुत कर दिया प्रेमचंद ने। कहानी के हिंदी साहित्य के ढंग को ही बदल दिया। तो इनके संबंध में 21 जुलाई 1880, ये 1880 से बनारस से करीब लमही गांव में जन्मे थे। ये धनपत राय, उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद, 3 नाम से प्रसिद्ध थे। धनपत राय बचपन का नाम था, उर्दू में नवाब राय लिखते थे और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लेखन कार्य किया। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय के नाम से करते थे, उर्दू में नवाब राय के नाम से और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से। 3 नाम से विख्यात हैं, धनपत राय, नवाब राय और प्रेमचंद। उर्दू में प्रकाशित पहली कहानी सोजे वतन, जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया, उसमें कुछ ये क्रांतिकारी विचार के भी थे। इनकी लेखनी जो है कभी कभी क्रांति की आग उगलती थी, जिसको अंग्रेजों ने क्या कर दिया, जब्त कर दिया। सोजे वतन नाम से इनका उर्दू में प्रकाशित कहानी संग्रह था। आजीविका के लिए सबसे पहले स्कूली मास्टरी, स्कूल में मास्टर बने, फिर इंस्पेक्टर बने, उसके बाद मैनेजर की नौकरी की, उसके बाद कुछ दिनों तक पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जैसे हंस और माधुरी, 2 तरह की पत्रिकाएं। इनका संपादन समझते हैं ना, एडिटर जो होता है संपादन करता है, वो भी काम संपादन करना भी छोटी मोटी बात नहीं है, उसके लिए भी हर क्षेत्र में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो संपादन कार्य किया। कुछ समय ये मुंबई भी गए, फिल्मी दुनिया में इनके कहानियों पर बहुत सारे फिल्म भी बने, लेकिन वहाँ का समाज, वहाँ की व्यवस्था इनको रास नहीं आया। कुछ दिनों के बाद वहाँ से ये इनकी कृतियों को यादगार फिल्में बनी किसी किसी कृति पर, लेकिन इनका निजी जीवन जो है वहाँ ढंग का नहीं बीता। ये अपने आप को अशांत महसूस हुए। कुछ दिन के बाद मुंबई क्या किए, छोड़ दिए। उसके बाद आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद, चितेरे मतलब चित्र खींचने वाले लोग कहानी लिखते हैं और ये कहानी का चित्र खींच देते थे। देखो अंतर है, कहानी लिखना और कहानी का चित्र खींचना। जैसे आप चार्ली चैपलिन का नाम सुने होंगे, वह ऐसा कलाकार था कि स्टेज पर आएगा, बोलेगा एक शब्द नहीं और हंसते हंसते लोग पागल हो जाएंगे। वो क्या करता था, वो चितेरा था, वैसा एक्शन देता था कि अपने मुंह से कुछ नहीं बोलता था, लेकिन लोग सुन करके पागल, देख करके उसके एक्शन को हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। चार्ली चैपलिन विश्व का सबसे प्रमुख हास्य कलाकार। तो ये प्रेमचंद को अपने जीवन में उन्होंने आम आदमी के दुख दर्द को इतने ढंग से चित्रित किया कि वे ये साहित्य के आकाश में चमकने लगे, जिनके आधार पर इन्हें कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा। हिंदी कथा लेखन की परिपाटी मतलब परंपरा, पहले जिस तरह से महावीर
ये महावीर द्विवेदी के काल में, हजारी प्रसाद द्विवेदी के काल में, या रामचंद्र शुक्ल के काल में जिस तरह की कहानियां कथा लिखे जाते थे, उसको इन्होंने क्या कर दिया, ऐसे से ऐसे कर दिया। पहले जमाने में लोग बड़े बड़े लोगों के ऊपर कहानी उपन्यास लिखा करते थे, और इन्होंने जो कहानी लिखा एकदम देहाती से। इनका उपन्यास है गोदान, पढ़िएगा, गोदान। धनिया, गोबर इनका पात्र है, गोबर नाम है। अब गोबर नाम समझ लो, कैसे लोग गोबर नाम रखते हैं। तो गोबर, धनिया, गौरी, इसी तरह से माता दिन, दाता दिन, ऐसे ऐसे इनके पात्र हैं जो कि निम्न वर्ग से आते हैं, एकदम दलित वर्ग से आते हैं। वैसे वैसे पात्र को बना करके इन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी, जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिला। प्रताड़ना मतलब दबाना, और लांछन मतलब कलंक। कलंक और प्रताड़ना मिलने वाले लोग को इन्होंने साहित्य के आकाश में ऊंचा पहुंचा दिया। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इनका देहावसान हुआ। प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां हैं मानसरोवर नामक शीर्षक से 8 खंड में संकलित हैं। मानसरोवर मोटा किताब है, उसमें 8 अंक में इनकी कहानियां संकलित हैं। अगर आप हिंदी से प्रेम करते हैं तो इनके उपन्यास गबन पढ़िए, गोदान पढ़िए, सेवा सदन पढ़िए। हम पढ़े हैं तीनों किताब, लेकिन आज भी जाएंगे अगर मार्केट में तो 300 रुपये से कम में एक भी नहीं मिलेगा। आज इतने मोटे मोटे किताब 20 रुपये मिल जाता है, कौन प्रेम वाजपेयी तो कौन जो है वेद प्रकाश शर्मा, ये सब अनाप शनाप सब। लेकिन इनका किताब जो है, लेकिन जब इनके उपन्यास को आप पढ़ने लगेंगे तो मैं अनुभव से कहता हूं कि आप भोजन भूल जाएंगे, इतना सुंदर ढंग से लिखा है उपन्यास। कहानी को तो छोड़िए, कहानी तो रोचक होता ही है, लेकिन इनका जो उपन्यास है, आप सेवा सदन को उठा के पढ़िए, उसके बाद निर्मला को पढ़िए, गोदान को पढ़िए। इस सब कहानी को जब उपन्यास को पढ़ने लगिएगा तो आप भोजन भूल जाएंगे, ऐसा ही उपन्यासकार थे ये। इस तरह से ये देखिए, ये इनके ये गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्म भूमि, रंग भूमि, कायाकल्प, ये सब इनके उपन्यास से मंगलसूत्र भी अपूर्ण है। तो इस तरह से ये प्रेमचंद की यही स्थिति है। ये बहुत गरीब घर से आते हैं, लेकिन अपने दमखम पर, अपने अनुभव के आधार पर बड़े बड़े उपन्यासकारों में अपना नाम अंकित कराया। तो अब मैं पाठ के ऊपर ध्यान दूंगा। इनका आपके संचयन पाठ से संकलित ये गद्य भाग का पहला पाठ, बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब, ये देखिए बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं। ये किताबी कीड़ा थे, दिन रात किताब में मस्त रहा करते थे। किताब से उबता था मन तो कॉपी पर कुत्ता का फोटो, किसी पक्षी का फोटो, किसी नदी का फोटो दिन रात करते रहते थे। लेकिन जो लेखक था ठीक इनके विपरीत था, उसको पढ़ने लिखने में मन लगता नहीं था, हमेशा खेलने में। पतंगबाजी शौक था इनका। प्रेमचंद का सबसे शौक क्या था? पतंगबाजी शौक था। पतंग उड़ाया करते थे, गुल्ली डंडा खेला करते थे। आपने पिछले क्लास में, ऑफ क्लास में इसको पढ़ा होगा। तो यहां पर मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे, उम्र में 5 साल बड़े और मुझसे 3 दर्जे आगे। दर्जे मतलब वर्ग, जो क्लास में ऊपर होता है। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था। तालीम, देखिए तालीम शब्द है। तालीम मतलब शिक्षा, तालीम मतलब शिक्षा। जैसे महत्व के मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। भवन की बुनियाद, बुनियाद मतलब नींव, बुनियाद मतलब आप वर्ड में लिखते जाइए तो अच्छा रहेगा। बुनियाद मतलब नींव। आलीशान, आलीशान शब्द का मतलब होता है विशाल, बड़ा। आलीशान शब्द का माने होता है ये विशाल। तालीम का अर्थ होता है योग्यता या शिक्षा।
बुनियाद मतलब नींव। एक साल में 2 काम करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता, पुख्ता मतलब मजबूत न हो तो मकान कैसे पायेदार बने। पायेदार मतलब पाया पर खड़ा होने वाला, जब पिलर कहते हो ना, पिलर पर खड़ा होने वाला मकान कैसे बने। लेकिन कहने का मतलब यह है कि शिक्षा रूपी मकान को मजबूत करने के लिए ये एक एक क्लास में 2-2 साल लगा देते थे। शिक्षा रूपी मकान के पाए को दुरुस्त करने के लिए, उसके बुनियाद को बनाने के लिए एक एक क्लास में 2-2 साल रह जाते थे। मैं छोटा था, वे उम्र में बड़े थे। मेरी उम्र 9 की थी तो बड़े भाई साहब की उम्र 14, याद रखेंगे। मेरी उम्र 9 साल की थी तो मेरे बड़े भाई की उम्र 14 साल की थी। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी, तंबीह का मतलब क्या होता है, और निगरानी का पूरा जन्म सिद्ध अधिकार था। तंबीह का मतलब मेरे ऊपर हमेशा ध्यान रखना, चौकस होना, ध्यान रखना, और निगरानी मतलब निरीक्षण, देखभाल करना। पूरा जन्म सिद्ध अधिकार था। जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब हुआ कि मैं बड़ा हूं, छोटे को डांटना, उसको समझाना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा वो मानते थे। भले उस पर अपने चले चाहे ना चले, लेकिन छोटे को डांटना है, अगर वो कुछ नहीं भी करता है फिर भी डांटना है, यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। घर के कुछ लोग ऐसा भ्रम पाल लेते हैं। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, पढ़ने लिखने में माहिर, हरदम किताब खोले बैठे रहते। शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशिए पर, हाशिया समझते हैं ना, चौथाई, किताब का जो चौथाई होता है ना, हाशिया कहते हैं। चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। मैंने कहने का मतलब ये था कि उनको इधर उधर घूमना, कहीं हवा में निकलना, दोस्तों से बात करना गवारा नहीं था। वो नहीं चाहते थे। दिन रात बैठे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। अरे भाई, दिन रात पढ़ते रहेंगे तभी तो छोटे को डांटेंगे कि देखो मैं दिन रात पढ़ता हूं तो दिन रात खेलता है। इसलिए कि जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम बड़े भाई हैं। देखो, इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी इस बात को बताना चाहते हैं कि बड़ा भाई के अंदर कोई अवगुण भी हो, छोटा भाई अगर कलेक्टर हो जाएगा और बड़ा भाई अगर घर में किसान का काम करेगा तो का घर आएगा तो अपने बड़े भाई का पैर छू के प्रणाम नहीं करेगा? जरूर करेगा, इसलिए कि बड़े भाई हैं, ओहदे में ना आप बड़े हैं। तो प्रेमचंद यही बता रहे हैं कि लेखक जो है हमेशा इनसे पढ़ने में तेज था, हमेशा क्लास में अव्वल आता था, ये फेल करते थे। फिर भी लेखक के दिमाग में आता था कि इस बात पर भाई साहब को लपेट दें कि आप दिन रात पढ़ते हैं तो आप कुछ नहीं करते, हम नहीं पढ़ते हैं तो पास कर जाते हैं, आपसे हम अच्छे हैं। लेकिन लब पर बातें आती थी लेकिन रोक लेता था। यहाँ पर प्रेमचंद सिखा रहे हैं कि हमें भी अपने समाज में, अपने घर में कोई बुजुर्ग, हमारे अंदर गलती नहीं है, फिर भी अगर उनको डांटना अच्छा लगता है तो हमारा फर्ज है कि चुपचाप सुन लें। बड़ों को इज्जत देना है। हाँ, समाज में अक्सर ऐसा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी पाठ को, मान लें कि बड़े भाई साहब पाठ आप पढ़ रहे हैं, हम आपसे पूछे कि बड़े भाई साहब पाठ से आपने सीखा क्या, क्या मिला? इतना देर बकबक किए, फिर आपने सीखा क्या? तो प्रेमचंद यही बता रहे हैं कि हमें परिवार में अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हम उनसे गुणी हैं, हमारे अंदर सब कुछ ठीक है, फिर भी अगर उम्र में कोई बड़ा है तो उनको इज्जत देना हमारा फर्ज है, ऐसा सोचना चाहिए। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी कभी ऐसी शब्द रचना करते जिनसे न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी। इबारत मतलब नक्काशी, चित्र, लिखने का तरीका, ढंग, चित्रों का समूह।
स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम श्रीयुक्त राधे श्याम, कहीं लिखा है भाई भाई, कहीं लिखा है भाइयों भाइयों, कहीं लिखा है श्रीयुक्त राधे श्याम, कहीं लिखा है राधे श्याम। जब उनका कॉपी खोला लेखक तो यही सब लिखा हुआ था, उसका दिमागे काम नहीं कर रहा था कि दरअसल में क्या लिखे हैं। तो ये कब करते थे? जब किताब पढ़ने से मन उब जाता था तब करते थे। ये कुर्सी पर से उठने का नाम नहीं लेते थे, बैठे रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो लिखेंगे, लिखने से मन जो है उब गया तो पढ़ना शुरू करेंगे। ये भी कोई पढ़े, इसको मैं अच्छा नहीं मानता। दिन रात किताबी कीड़ा बना रहना ये पढ़ाई नहीं है। आप जितना देर पढ़िए मनोयोग से पढ़िए, अगर 1 घंटा भी ढंग से पढ़ते हैं तो 4 घंटा के बराबरी कर सकता है, लेकिन उस 1 घंटा में पढ़ने के अलावा दिमाग से दूसरा कोई काम नहीं। तब लजे बैठे हैं पूजा पर, मन है भूजा पर, तब तो नहीं होगा। अगर पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे, अगर गप करते हैं तो गप करेंगे, खेलते हैं तो खेलेंगे। हर चीज का अलग अलग समय बंधा हुआ है, आपको मिलेगा। इसमें लेखक कैसे जो है रूटीन बनाता है और फिर कैसे उस रूटीन को पालन नहीं करता है, इस तरह की बातें आपको मिलेगी। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई ना कोई, पहेली समझते हो ना, बुझौल जिसको बोलते हैं, अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। उनसे पूछने का साहस न। 9वीं जमात, मतलब 9वीं कक्षा, जमात उर्दू का शब्द है, इसका हिंदी होता है कक्षा। मैं 5वीं में, वो 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में था। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाती। वो क्या लिखते थे मैं समझ तो रहा था कि ये पढ़ाई का ये अर्थ नहीं है, लेकिन मैं उनसे कुछ बोल नहीं पाता, साहस नहीं होता था, उनसे मैं आंख नहीं मिला पाता था। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। अब देखिए, लेखक जो था एकदम पढ़ना नहीं चाहता था। अच्छा देखो, कहने का मतलब कि पढ़ना नहीं चाहता था, फिर भी क्लास में अव्वल कैसे आता था? इस पर कभी आपने सोचा है कि वो पढ़ता नहीं था फिर भी क्लास में अव्वल कैसे आता था? इसका मतलब कि कम ही पढ़ता था लेकिन ध्यान से पढ़ता था, किसी चीज को तुरंत समझ लेता था। कुछ लोग होते हैं कि बात अगर आप कह दीजिए तो उनको हूबहू याद हो जाता है। कुछ लोग हैं कि बार बार कहिए फिर भी याद नहीं होता है। तो ये कंसंट्रेशन की बात है, आपका दिमाग कितना केंद्रित है इस पर निर्भर करता है। दिमाग को केंद्रित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सिद्धासन में बैठिए। सिद्धासन समझते हैं? ये आपका ये गर्दन की हड्डी और ये माथा एकदम एक सिद्ध में होना चाहिए, सीधा। ऐसे बैठने से क्या फायदा होगा कि आपका मानसिक संतुलन बहुत ठीक रहेगा और एकाग्रता आएगी, आप किसी बात को सही ढंग से समझ पाएंगे। दूसरा तरीका, किसी परिस्थिति में सूर्योदय के पहले उठ जाइए। अब मैं किसी के घर तो जाता नहीं हूं, और कौन कब उठता है तुम लोग जानते हो। सूर्योदय के पहले अगर उठ करके आप नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के अगर आधा घंटा भी पढ़ लेते हैं तो आपके 2 घंटा के मुकाबला वो करेगा, आधा घंटा का पढ़ाई उस वक्त का। भोजपुरी में कहते हैं कि शाम सुबह की हवा और लाख रुपये का दवा, भोजपुरी में कहा जाता है। शाम सुबह के हवा, लाख रुपया के दावा। इसका मतलब क्या है कि सुबह का जो वक्त होता है सब कुछ शांत होता है। उस वक्त आप उठ करके जो भी काम आप करते हैं वो आपके लिए आप सो करके उठते हैं, नींद के बाद मन को शांति मिलती है, उस वक्त आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा कारगर होता है। इसलिए सुबह में उठ के पढ़ने की आदत डालो। पहले तो परेशानी होगी, 4 बजा है, अलार्म लगा दिए, घंटी बज रहा है, कर रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, होता है ऐसा। उठो, 2-4-5 दिन परेशानी होगी लेकिन बहुत फायदा होगा। तो कभी कभी लेखक क्या करता था, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकल कर मैदान में आ जाता
कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, कभी कहीं कोई साथी मिल जाए तो पूछना ही क्या है, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, फाटक पर सवार होकर आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद ले रहे हैं। अब लेखक अपने बचपन की बात करता है। छोटे बच्चे क्या करते हैं, फाटक पर चढ़ के इधर से उधर ऐसे करेगा, फिर उधर से इधर आएगा, इधर से उधर करता है, सब मोटर गाड़ी चलाता है। छोटे छोटे बच्चे उसी का चित्रण कर रहे हैं ये, कि उसी उम्र के थे। ये कितने साल के थे, अभी 9 साल के थे, और ये इनके बड़े भाई कितने साल के थे, 14 साल के थे। तो 9 साल का लड़का, पहले लोग बड़े बड़े हो जाते हैं तब स्कूल में जाते थे, आज न 2 साल के बाद तुरंत जो है किताब कॉपी का बोझ लाद दिया जाता है। इसके पहले आप एक सीरियल देखे होंगे उल्टा पुल्टा, जसपाल भट्टी का। वो व्यंग बोला था कि आपका लड़का और कुछ तो रहने, कूली जरूर बन जाएगा। क्यों? इतना ना बोझ किताब कॉपी, बच्चा ऐसे चलता है स्कूल आता है तो बोला था व्यंग कि आपका बच्चा और कुछ नहीं तो भविष्य में कूली जरूर बन सकता है, इसलिए कि अभी से बोझ ढोने की आदत लगी हुई। ज्यादा किताब कॉपी से आदमी ज्यादा पढ़ता थोड़े है। आप कितना पढ़ते हैं, कितना आपके अंदर आता है, उसको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे बच्चे की तरह कभी साथी मिल जाए तो क्या पूछना है। सुबह गए, कोई दोस्त मिल गया, गुल्ली डंडा खेलते रह गए, खेलते खेलते शाम हो गया। इधर बड़े भाई साहब नाक मुंह फुला रहे, एकदम आंख लाल लाल, आएगा तो आज इसका पैर तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आया चुपके से, धीरे धीरे आता है, आने के बाद धीरे से कहाँ गया था, एकदम सूख गया, लगता है कि उसका जो है चेहरा क्या हो जाएगा, उतर गया। कहाँ गया था, अब मौन, चुपचाप, मौनम स्वीकार लक्षणम कहा जाता है। वो कुछ भी बोलते थे, वो बोलते नहीं थे, चुपचाप ताकते रहते, नीचे की तरफ देखते रहते थे। अब नहीं बोलते थे, इसका अर्थ क्या था कि जो हम कहते हैं सब सही है, इसलिए नहीं बोलता है। लेकिन ये बेचारे इज्जत करते थे, कुछ गलती नहीं भी किए हैं लेकिन डांट सुननी है। फिर चुपके से भींगी बिल्ली की तरह गए, अपना बैठे, अपना कुछ भी किए, लेकिन आदत फिर दूसरे दिन वही। हम लोग ही बचपन में करते हैं। बचपन में गर्मी के दिन में नदी में नहाना है, माँ घर में सो गई, पिताजी काम में गए हैं, निकले और धीरे से चले गए नदी में, स्नान करके उसे आते हैं, 2 घंटा में आँख लाल, मार चमेटा, मार चटकन, पिटाते हैं। फिर दूसरे दिन वही करते हैं, पिटाएंगे, रोएंगे, लेकिन वही करेंगे। सब लोग करता है। बचपन हरगम से बेगाना होता है। बचपन जो है उसमें जो आप आनंद उठा लेंगे वो आपको पूरी जिंदगी में मिलने वाला नहीं है। वही लेखक के साथ बात है। वो 1 घंटा भी नहीं पढ़ता था, देखो लिखा हुआ है, 1 घंटा भी ढंग से नहीं पढ़ता था, फिर भी क्लास में अव्वल आता था। उसकी पढ़ाई कैसी थी सोचो। हम 4 घंटा पढ़ते हैं तो अच्छा नंबर नहीं आता है, वो 1-1 घंटा पढ़ता था तो क्यों उतना नंबर उसको आता था। इसका मतलब कि दिमाग का साफ था। बहुत लड़के हैं, बहुत चंचल होते हैं, बहुत बदमाश होते हैं, लेकिन पढ़ने में तेज होते हैं। ऐसा होता है। कमरे में भाई साहब का रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। और रुद्र रूप माने भयंकर रूप। रुद्र आप समझते हैं ना, भगवान शिव जब पृथ्वी का विनाश करते हैं तो रुद्र रूप धारण करते, रौद्र रूप होता है, भयानक रूप। तो उसी रूप में ये आ जाते थे। कब? जब लेखक जो है देर से घर लौटता था, तब मित्र मंडली के साथ खेलता था। खेलते खेलते जब समय हो जाता था, देर से घर लौटता था, तो इनका रुद्र रूप देखने में आता था। कहाँ थे? हमेशा की तरह सवाल, कहाँ थे? ये बराबर पूछते थे, कहाँ थे? डांट करके। इसी तरह ध्वनि पूछा जाता था, इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। क्या था? मौन था। अगर कोई बोल रहा है, अगर दूसरा जिसको डांटा जा रहा है मौन है, तो उस आदमी का क्रोध और बढ़ता है कि हम बोल रहे हैं, बकबक कर रहे हैं, चुप है। इसका मतलब कि जो भी हम बोल रहे हैं सब ही गलती किया है, तभी चुप है। मौनम स्वीकार लक्षणम कहा गया। तो इस तरह से न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। दिमाग में आते कहें कि जरा बाहर खेल रहे थे, लेकिन फिर ही मेरे मुंह से भाई साहब के सामने बोलती बंद हो जाती थी। आप रामचरितमानस देखे होंगे, राम के सामने लक्ष्मण बोलते हैं? नहीं बोलते। कभी कभी आक्रोश में आए हैं, लेकिन फिर भी चुप हो गए। तो बड़े भाई को इज्जत देने की बात है। समाज में अपने से बड़ों को इज्जत देना चाहिए। इसी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रेमचंद इस घटना का वर्णन किए हैं कि एक बड़ा भाई छोटे के भाई के साथ कैसे रहता है।
अपराध बड़े भाई के लिए इसके सिवाय कोई इलाज न था। स्नेह और रोष से मिले हुए शब्द से मेरा सत्कार होता था। स्नेह और रोष, स्नेह मतलब प्रेम और रोष मतलब क्रोध। तो क्रोध और स्नेह से मिला जुला शब्द मुझको मिलता था और मैं उसी को पी करके संतुष्ट हो जाता था। फिर दूसरे दिन वही काम, फिर दूसरे दिन डांटे जाते थे, फिर जो है रोष और क्रोध मिलता था। इस तरह से प्रेमचंद जी बचपन में अपने बड़े भाई के साथ पेश आते थे। और अब मैं आज इतना ही पढ़ाऊंगा। इसके बाद जितना हम पढ़ाए हैं उसमें से आप लोगों से कुछ पूछेंगे। आप जितना पढ़े, जितना समझे, इसमें कौन कितना समझा, इसमें से पूछेंगे। आप आइए। इस पाठ का शीर्षक प्रेमचंद जी ने बड़ा भाई क्यों रखा, बताइए अपने दिमाग से। इस पाठ में मुख्यतः हम लोग बड़े भाई की भूमिका ही देख रहे हैं। इस पाठ में बड़े भाई छोटे भाई को दबा रहे हैं, हर जगह जिधर ही पढ़ रहे हैं। पूरी पाठ पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है कि जो भी गतिविधियां हो रही हैं बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई पे हो रही है। इस आधार पर प्रेमचंद्र ने इस पाठ का नाम बड़े भाई साहब रखा है। थैंक यू। आप आओ। बड़े भाई साहब लेखक से किस गुण में अलग थे? उनके अंदर कौन सा ऐसा गुण था जो लेखक के अंदर नहीं था? वो दिन भर पढ़ते रहते थे और हमेशा पढ़ते रहते थे। हमेशा पढ़ते रहते थे और कुछ भी करते थे पढ़ने के दौरान? लेखक भी तो पढ़ता था तभी ना परीक्षाएं पास करता था। अलग कैसे था, किस गुण में अलग था? और वे कुत्ते बिल्लियों की तस्वीर बनाते। नहीं, मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। चलिए दूसरा कोई आओ, बताओ। लेखक से उनके बड़े भाई किस गुण में अलग थे? लेखक के बड़े भाई एक काम को ज़्यादा देर में ज़्यादा समय लेकर करते थे। और लेखक जल्दी कर लेता था। ठीक है, तो पढ़ाई के मामले में लेखक के अंदर क्या गुण था और बड़े भाई के अंदर क्या गुण था पढ़ाई लिखाई के मामले में? बड़े भाई पढ़ते तो थे लेकिन हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ज़्यादा समय लेकर पढ़ते थे और कम पास होते थे, फेल हो जाते थे बार बार। नज़दीक पहुंचा, थैंक यू। चलो, कहने का मतलब यह है कि लेखक जो थे, लेखक जो प्रेमचंद जी हैं बहुत कम पढ़ते थे लेकिन उसको अंदर समाहित कर लेते थे। और बड़े भाई साहब बहुत देर तक किताबी कीड़ा बने रहते थे लेकिन उनके अंदर जो है रखने की क्षमता नहीं थी, उस बात को भूल जाते थे। इसीलिए परीक्षा आती थी तो क्या हो जाते थे? फेल हो जाते थे। चलिए दूसरा, तुम आओ तुम। प्रेमचंद को किन 3 नामों से पुकारा जाता है? जीवनी के आधार मैंने बताया था। उर्दू में क्या लिखते थे, हिंदी में क्या लिखते थे और पत्राचार की भाषा में क्या लिखते थे? एनीबडी कोई? हाँ चलिए आइए, आओ यहां पर। चलिए थैंक यू। चलो अच्छी बात है, बताओ। लेखक का 3 नाम थे, धनपत राय, नवाब राय और प्रेमचंद। प्रेमचंद का वो लेखन में प्रयोग करते थे। किस भाषा में? हिंदी में। और नवाब राय का उर्दू में करते थे। हाँ। और धनपत राय उनका बचपन का नाम। थैंक यू, बहुत बढ़िया। पत्राचार वगैरह करते थे तो धनपत राय नाम से लिखते थे, और उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद। तुम चलो, तुम आओ। जीवनी से पूछेंगे। चलो, प्रेमचंद अपनी जीविका के लिए सबसे पहले क्या अपनाया? कौन काम किए सबसे पहले? जैसे जीविका के लिए माने घर की व्यवस्था चले, दाल पानी के लिए व्यवस्था के लिए सबसे पहले वो क्या किए? स्कूल टीचर। उसके बाद
उसके बाद ध्यान नहीं दी। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1900 थैंक यू, बहुत बढ़िया। देखिए, इसको कोई बता सकता है कि प्रेमचंद सबसे पहले बताओ। प्रेमचंद सबसे पहले स्कूली मास्टरी किए, हाँ। उसके बाद इंस्पेक्टर बने, हाँ। और बाद में मैनेजरी के साथ साथ 2 प्रमुख पत्रिकाएं हंस और माद्री का भी प्रकाशन किया। ठीक है, थैंक यू, बहुत बढ़िया। मैं जीवनी किसी भी लेखक या कवि के जीवनी पर इसलिए बल दे रहा हूं कि हो सकता है कि जीवनी से भी एक आध कुछ क्वेश्चन आपको आ जाए, इसलिए जीवनी जरूर पढ़िएगा। अच्छा, आप बताइए, आइए, प्रेमचंद का टोटल लेखन किस नाम से प्रकाशित है? एक संग्रह है, उसका क्या नाम है, जो 8 खंड में है? लड़कियों में कोई, एनीबडी? संग्रह का क्या नाम है? हाँ बताओ। मानसरोवर, थैंक यू। चलिए, मानसरोवर उस संग्रह का नाम है जो 8 खंड में है, जिसमें प्रेमचंद की जितनी कृतियां हैं सारा का सारा उसमें संकलित हैं। आप चाहें तो उसको लेकर पढ़ सकते हैं। तुम आओ। बड़े भाई साहब से लेखक कितना वर्ष कम था उम्र में? 5 वर्ष। बड़े भाई साहब कितने साल के थे? छोटा भाई कितने, लेखक कितने साल का था? बड़े भाई साहब 14 साल के थे, हाँ, और छोटे भाई साहब 9 साल के 9 साल के थे। ये छोटे भाई और बड़े भाई से क्लास में कितने दर्जे का अंतर था? थे। बड़े भाई से छोटे भाई एक क्लास में 3 दर्जे का अंतर। 3 दर्जे का अंतर। थैंक यू, सुना है इसका मतलब। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा। तुम पीछे से आओ। तुम उर्दू में ये किस नाम से अपना नाम लिखते थे? नवाब राय। हिंदी में? अच्छा, इनके 3-4 कृति का नाम बोलिए। हाँ, गोबर। अरे, गोदान का पात्र है गोबर। हाँ, और बोलो। 2 को याद है। सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, निर्मला है, गबन है, गोदान है, सेवा सदन है, मंगलसूत्र अपूर्ण है, कायाकल्प भी है। चलो ठीक है। अपूर्ण का मतलब पूरा नहीं हुआ। हो सकता है कि लिख रहे होंगे उसी काल में उनकी मौत हो गई होगी। ऐसे बहुत सारी इनकी कहानियां हैं। अब कहानी पढ़ेंगे ना प्रेमचंद का, हामिद खान है, उसके बाद ये बड़े घर की बेटी, एक ये इनका फिल्म भी है, बना है फिल्म, वो बड़े घर की बेटी आप पढ़ेंगे। लाल बिहारी और क्या श्रीकंठ सिंह नाम है उसमें पात्र का। इनकी कहानियां बहुत अच्छी होती हैं। तुम बताओ, तुम प्लीज स्टैंड अप, तुम्हारे पीछे चलो आओ इधर। प्रेमचंद का जन्म किस गांव में हुआ था? ऐसे घूमो। प्रेमचंद का जन्म किस गांव में हुआ था? हैं? बताओ। लमपट्टी तो नहीं है? हाँ बोलिए। तुम बनारस के करीब यानी निकट लमही गांव। लमपट्टी नहीं है, लमही। चलो ध्यान से, हो सकता है कि आ जाए परीक्षा में तो लंपट और लंपटी लिखेगा तो नंबर मिल गया। इस तरह से आज मैंने इसके प्रथम भाग को पढ़ाया। दूसरे भाग को अब जब समय मिलेगा पढ़ाएंगे। आप प्रेमचंद के संबंध में अच्छा से जान गए। कहानी की मैंने बड़े भाई पाठ की शुरुआत भी कर दी है, अभी इसका समापन नहीं हुआ है। हो सकता है कि 2 या 3 भाग में हो, इसलिए कि बड़ा है ये। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरी बात कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। थैंक यू।